नमस्कार। बिहार यात्रा में आज हम हाजीपुर वैशाली आए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि बिहार के बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं, ज़िले का नाम कुछ और ज़िला मुख्यालय का नाम कुछ और। ज़िले का नाम वैसे तो वैशाली है और ज़िला मुख्यालय का नाम हाजीपुर है। वैशाली से आप जानते ही हैं, विश्व की पहली गणतांत्रिक सरकार वैशाली में बनी थी और वो बहुत पहले की बात है। और इसके अलावा बौद्धों जैनों से जुड़े बहुत तीर्थ स्थान यहाँ पर है। वैशाली की नगर बधू आचार्य चतुर्सेन का जो हिंदी का एक कालजयी उपन्यास है, वो भी यहीं पर लिखा गया है। वैशाली का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। आज मैं वैशाली के अलग अलग इलाकों में चल के जानने की कोशिश करता हूँ कि इन दिनों वैशाली में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और अब मैं वैशाली हाजीपुर के जिला कचहरी में हूँ। इसकी दो वजहें हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के एक मुखिया की जमानत याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने वकील से पूछा कि आपके मुखिया पर और कोई केस है। वकील ने कहा कि हाँ, कुछ केस बताने की बात उन्होंने कही तो जज ने टिप्पणी की कि बिहार में आपराधिक केस ना हो तो कोई व्यक्ति मुखिया भी नहीं बन सकता है। ये बात 20 साल पहले भी कही जा रही थी और ये बिहार के बारे में अभी भी ये बात कही जा रही। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि एक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जज के पास जो कथित तौर पर कैश पकड़ा गया है, उसको लेके देश की न्यायपालिका में एक भूचाल सा आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर तमाम हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आज दिल्ली पहुंचे। उन्होंने CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया। वो बवाल बढ़ता ही जा रहा है, आपको पता ही है। हालांकि जज ने अपनी सफाई में कहा है कि उस जो स्टोर रूम या गैराज में जो कैश था, उससे उनका कोई और भारी मात्रा में कैश पकड़ा गया जब होली के समय उनके घर आग लगी थी और वहाँ पर पहुँचे। तो सवाल, मैंने सोचा कि आज माहौल क्या है कि शुरुआत इसी बात से करता हूँ कि जब बिहार में अपराध के कम होने की लगातार बातें कही जा रही थी, लेकिन बिहार का ये परसेप्शन कि बिहार में मुखिया भी अगर आपराधिक केस ना हो उस पर तो बिहार में कोई मुखिया भी नहीं बन सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज 2025 में भी ऐसी एक टिप्पणी दे रहे हैं, जमानत याचिका तो खैर खारिज कर दी, तो इसको वकील साहब सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। रविशंकर सिंह। और आप क्रिमिनल के ही? क्रिमिनल के भी प्रैक्टिस में। तो पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया इसी पे चाहूँगा कि क्या ये बात पूर्णतया बिहार के बारे में अभी भी सच है कि आपराधिक केस न हो तो बिहार में कोई मुखिया नहीं बन सकता? नहीं, ये पूर्णतया सत्य नहीं है। और अगर किसी पे कोई केस है तो ये देखना होगा कि वो किस प्रकृति का मुकदमा हुआ है। अपराध का मतलब कोई क्रिमिनल केस हो गया, वो इलेक्शन से, चुनाव से भी जुड़ा हुआ कोई केस है, उसको क्रिमिनल केस में ही, एंटीसीडेंट में ही मान लेते हैं। लेकिन वो हमको लगता है कि सही नहीं है। जब भी जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई कहीं जाएंगे, शासन प्रशासन, रोड जाम होगा, शासन प्रशासन एक मुकदमा कर। बहरहाल ये जो मुखिया की जमानत होगी, मुझे पक्का यकीन है कि इस तरह के केस तो नहीं रहा होगा अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। अब ये तो केस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम जो जहाँ तक समझ पाते हैं उसमें इतना ही है कि केस कैसा है उसका वर्गीकरण तो करना ही पड़ेगा। यदि सामाजिक मुद्दों की लड़ाई के लिए कोई आदमी अगर आया है और तब केस उस पर हुआ है तो क्रिमिनल केस उसको। अच्छा, मुझे आप ये बताइए सिंह साहब कि बिहार में बहुत पिछले 20 सालों की जब चर्चा होती है तो दरअसल बिहार जिसके लिए बदनाम ज़्यादा था वो था अपराध, क्रिमिनल और पॉलिटिशियन का नेक्सस। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों था। अभी 20 सालों में अपराध के नेचर में या मुकदमों में, आप क्रिमिनल लॉयर हैं, अच्छे तरह बताएंगे, उसमें कितनी कमी बेसी आई या आप लोग क्या महसूस करते हैं? नंबर ऑफ केसेज की बात करें तो जैसे जैसे मानवता की आबादी बढ़ेगी, नंबर ऑफ केसेज बढ़ेंगे। अपराध को एक सामान्य सा अगर भाषा में समझना पड़े तो उसकी प्रकृति पर है कि वो किस प्रकृति का अपराध होता है। जो 20 साल पहले जैसा अपराध बिहार में हुआ करता था, जो शासन सत्ता और अपराधियों का साठगांठ वाला था, आज वो सीन नहीं। संगठित, हाँ बिल्कुल, व्यवस्थित, संगठित। हर इलाके का एक माफिया और उसकी समानांतर सरकार उसके पीछे खड़ी होती थी, उसको सब जानकारी होती थी कि ये अपराध कौन कर रहा है। आज वो स्थिति नहीं है। आज
जो भी अपराध हो रहा है वो अपराधी कर रहे हैं, लेकिन उसको सत्ता का पोषण नहीं है। और शासन प्रशासन की कार्यशैली में क्या अंतर आप पाते हैं पहले के मुकाबले अब? आज सरकार कम से कम अपराधी के साथ नहीं है। प्रशासन की बात करें तो वो जो मिशनरी है उसको दारू और बालू से फुर्सत है नहीं। वो इसी चीज में सारा अपना ऊर्जा और सारा समय लगा देती है कि दारू कहाँ है, बालू कहाँ। परिणाम होता है कि अन्य अपराधों के रोकथाम के लिए उसके पास समय ही नहीं है, संसाधन ही नहीं। दारू बालू मतलब कि उससे कमाई? बिल्कुल सीधी सी बात है। किसी की साहस है क्या कि किसी थाना में किसी का संरक्षण प्राप्त किए बिना ही अपराध कर लेगा और वहाँ का थानाध्यक्ष उसको छोड़ देगा? हमको तो ऐसा नहीं लगता है। लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि बालू का खनन अवैध बड़े पैमाने पर हो रहा है और दारू का स्मगलिंग और अवैध दारू बहुत बड़े पैमाने पर बेची जा रही है। एकदम बदस्तूर जारी ये है ना, अभी बदस्तूर जारी। और इसमें तो हम कहते हैं सरकार की नीति का ही फर्क है। क्या जरूरत है बालू को रोक लगाने का? आप एक सप्ताह के अंदर में एक नीति बनाओ और एक नीति बना के आप बालू चालू करो। कम से कम गंगा का घाट तो निकलेगा, नदी का घाट तो निकलेगा। तो वो तो एक तरह से सरकार का ही काम होगा या समाज का ही काम होगा। उसको रोकने से क्या मिलता है? एक रेवेन्यू आप फिक्स करो, उसको चालू करो। सामान्य जनता को तो कम से कम सहूलियत होगी। दारूबंदी को लेकर? दारूबंदी भी चीज बहुत अच्छा है, लेकिन जिस नियत से लोग उसमें लगे हुए हैं वो नियत उस नीति को सफल नहीं होने दे रहा। बस उसको अपने हित में लोग उपयोग प्रयोग कर रहे हैं। उस नीति को सफल बनाने के लिए कोई खड़े नहीं। वकील साहब, आपसे मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी मैं तो आया ही इसीलिए आप ही लोगों से चर्चा करें। समाज के हर तबके में मैं जाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा जानना यही चाहता हूँ कि 20 साल की सरकार पर बहुत चर्चा है, तो ये जो जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर और जुडिशरी के कार्यकलाप, वकीलों की व्यवस्था, सुविधा, इन सब में क्या परिवर्तन आप लोग देखने में पा? देखिए, मेरा निजी मत ये है कि चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट या सरकार कितना भी जजेस का संख्या बढ़ा ले, कितना भी कुछ कर ले, जो ग्राउंड रियलिटीज है उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ग्राउंड रियलिटीज क्या है? आप सिर्फ एक हमारे वैशाली जिला की अगर आप बात करेंगे तो जजेस को बैठने के लिए कोर्ट रूम नहीं है, उनके पास पेशकार नहीं है। आप हमारे कोर्ट रूम्स में जाके देखिए, उनके पास रिकॉर्ड्स रखने की जगह नहीं है। केसेस कॉल आउट होगा, हम अगर जाएंगे हमारा रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं है। वकील इसलिए नहीं बना हुआ है कि वो जाकर के पहले जज साहब को कहेगा कि सर मेरा रिकॉर्ड मंगवा दीजिए, बल्कि ये होना चाहिए कि जैसे ही मैं जाऊं और मेरा केस कॉल आउट हो तो मेरा रिकॉर्ड वहाँ पे रहे। जो आप कह रहे हैं वो देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलता है। सर देश के अगर बिहार में अलग क्या? सर देश के दूसरे हिस्से में भी देखने को मिलता है, लेकिन मेरा कहना है बिहार इससे ज़्यादा इफेक्टेड है। ये मैंने अन्य जिलों में भी देखा है। मैं चूँकि वैशाली ज़िला में मैं कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को वैशाली ज़िला पे फोकस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर केसेस का अगर आप डिस्पोजल चाहते हैं तो मेरा निजी मत है कि हर एक जज को कम से कम 2 बेंच क्लर्क और 2 स्टेनो दिया जाए। अरे मैं अभी किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अगर यहीं वैशाली के ही जुडिशरी को आप देखें और न्यायिक कर्मचारियों को जज से लेकर नीचे तक के, तो जो उनकी निर्धारित संख्या होनी चाहिए या है अलॉटेड, उससे 1/4 कर्मचारी वैशाली न्यायालय में परिसर में है। ये बात सच है? सही है। हमारे यहाँ अभी कर्मचारियों की संख्या कम है। बहाली का काम हाईकोर्ट का है या जिला जज साहब का है, ये तो इन लोगों के ऊपर है। लेकिन यह एक तथ्य है कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है और इसको मेरा बहुत सिंपल सा है कि ये है हाई कोर्ट्स को और ये इनको कि आप जजेस के ऊपर अगर बाहर डालते हैं सिर्फ अपना ये करने के लिए कि भाई केस डिस्पोजल करो, वो कैसे करेंगे? उनके पास हैंड्स नहीं है। आप चाहते हैं कि वो केस का फैसला करें,
प्रॉपरली आप उनके यहाँ केसेस पुटअप नहीं होता है, गवाही सही से नहीं हो पाता है, ऑर्डर्स लिखने के लिए कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताएं वकील साहब, पिछले 20 साल का जो शासन है बिहार में हाजीपुर के लिए, वैशाली के लिए, 20 साल में जितना हाजीपुर वैशाली के लिए होना चाहिए था उतना हुआ है, संतोषजनक है या कम रह गया? किसके रेस्पेक्ट में? जुडिशरी के रेस्पेक्ट में? नहीं, ओवरऑल हाजीपुर में अभी बहुत पोटेंशियल है और हाजीपुर का अभी अच्छा विकास होना है। तथ्यात्मक बात अगर कहूँ तो मुझे मेरे एमपी नज़र नहीं आते हैं। मेरे एमपी को चिराग पासवान, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एमपी साहब को भी एफर्ट लेना चाहिए, हमारे एमएलए साहब को भी लेना चाहिए। नित्यानंद जी हमारे यहाँ, मेरा अपना यह है कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो भी थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लें। हाजीपुर की जनता को अगर हमको लगता है तो ज़्यादातर सुविधाएं उनकी ओर से ही मिल रही हैं, लेकिन हमारे एमपी साहब शायद उतना स्टेप्स नहीं ले रहे हैं जो उनको लेना चाहिए। चलिए थोड़ा कुछ और वकील साहब लोग बैठे हैं, मैं जरा और लोगों की राय लेता हूँ। सर, आपका नाम क्या है सर? शशांक शेखर सिंह। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1990। अरे आपके बाद प्रैक्टिस शुरू की है जस्टिस वर्मा, जो हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं और वो जो है विवादों में भी आजकल सुन ही रहे होंगे। ये जुडिशरी के करप्शन का या जुडिशरी में इस तरह का ये जो मामला आया है उस पर एक बड़ी खामोशी, एक बड़ी चुप्पी भी देखी जा रही है। हालांकि कुछ और चुप्पी का मुख्य कारण ये है कि जुडिशियरी एक आतंक बना के एक माहौल ऐसा बनाए हुए है कि एकदम आतंक का माहौल है। कोई भी व्यक्ति जुडिशियरी के खिलाफ अगर बोलेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, जेल हो जाएगा। उनके लिए दूसरा कानून, आम जनता के लिए दूसरा कानून। जसवंत वर्मा वाला उदाहरण तो एक उदाहरण है जिससे ये पता चल रहा है कि हाईयर जुडिशियरी में करप्शन किस सीमा तक पैठ चुका है। तो डिनाई कर रहे हैं कि पैसा, डिनाई कर रहे हैं इसलिए कि एविडेंस खत्म है। वो तो यही कह रहे हैं कि नोट कहाँ है, तो नोट तो प्रिजर्व हुआ नहीं, तो एविडेंस तो खत्म हो ही गया, तो डिनाई करेंगे ही। निचले जुडिशियरी में तो सवाल तो देखिए 90% है। शशांक जी, सवाल तो ये बहुत बड़ा खड़ा हुआ। 33-34 साल पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रूलिंग दी है, लेकिन एक हाई कोर्ट के जज के पास भी अगर इतना करोड़ों करोड़ कैश बरामद हो उसके घर से, सरकारी आवास, तो इसका मतलब ये जुडिशरी के लोग अपने को होली काउ समझते हैं। एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी, एक नेता शायद इतना कैश अपने घर, अपने सरकारी आवास में नहीं रख सकता, लेकिन जज को है कि हम तो जज हैं, क्या फर्क पड़ता है, जो होगा देखा। ऐसी भी बात आएगी क्या? और ये ऐसी बात ही है। मैं आज ऐसे मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जिस पर बात करने से लोग बचते हैं, क्योंकि जुडिशरी है भाई, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे, जज साहब लोग सबसे परे। तो जज साहब के यहाँ कैश मिला और यही कैश अगर किसी आम नागरिक, किसी व्यवसायी के यहाँ, किसी अफसर के यहाँ और मिलता, तो दोनों के प्रक्रिया में जो अंतर है वो स्पष्ट दिख रहा है। सब लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि आज तक जो है सो कोई इनके खिलाफ ना एफआईआर इंस्टीट्यूट हुआ, ना कहीं कोई कार्रवाई हुई, और सारा लिपापोती की कार्रवाई हो रही है, जो अंत में उनको क्लीन चिट दे के छोड़ दिया जाएगा। और पनिशमेंट उनको यही होगा कि कुछ दिन जो है सो जुडिशियल कार्य से वो अलग रहेंगे। हाई कोर्ट ट्रांसफर हुआ है तो वहाँ आप देख ही रहे हैं कि एडवोकेट लोग स्ट्राइक आज पहुंच गए बार का एसोसिएशन वाले, इलाहाबाद से लेके 22 स्टेट के बार एसोसिएशन वाले दिल्ली पहुंच गए हैं कि वहाँ पर नहीं भेजा जाए। उनका ये कहना है कि डस्टबिन है, कि जितना कबाड़ है तो ला के आप हमारे यहाँ भेज दीजिएगा। तो ये जो चर्चा है इसकी जिला कचहरियों तक चर्चा हो रही है? बिल्कुल चर्चा हो रही है, आम जनता में भी चर्चा हो रही है, लेकिन बोलने की साहस हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि जुडिशरी का डंडा बहुत बड़ा डंडा है, उनके आगे किसी का चलना नहीं है। नहीं तो जुडिशरी में देखा जाए तो जितना भाई भतीजावाद है उतना तो कहीं नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज में क्या कारण है कि मोर देन 50% जजेज वही होते हैं कि जिनके पिता, चाचा, दादा, ससुर पहले से जज रहे हैं। सरकार कितना समय से उठा रही है बात की जुडिशरी में भी जो है तो पारदर्शिता होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज की तरह एक एग्जाम होना चाहिए। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर एग्री कर रहा है? ये तो बड़ा न्यायोचित बात है कि योग्यता के आधार पर चयन हो।
क्यों कॉलेजियम को लोग पिट रहे हैं कि नहीं कॉलेजियम नहीं हटेगा। हाँ, कॉलेजियम को लेके बहुत उस पर एकदम रिजिड है कि कॉलेजियम क्यों नहीं हटेगा। क्या है कॉलेजियम का लाभ? कॉलेजियम का लाभ यही है कि उनको अपने मनपसंद लोगों को नियुक्त चलिए करने हायर जुडिशरी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा साबका वास्ता आम आदमी का तो लोअर जुडिशरी में पड़ता है, उसमें भी तो बड़ी शिकायतें हैं। लोअर जुडिशरी का तो कुछ पूछना ही बेकार है। लोअर जुडिशरी की तो स्थिति यह है कि पूरे सब लोग जानता है कि पेशकार साहब पेशी लेते हैं कोर्ट के सामने। ये तो छोटी सी उदाहरण है। तो लोअर जुडिशरी में 50% ऑफिसर करप्ट है, 50% पर ही जुडिशरी चल रही है। एक ये भी मजेदार बात है। वैसे तो मेरा कचहरी में आना जाना बहुत कम है और लेकिन मैं जब जाता हूँ देखता हूँ, मैं ये बात पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मुकदमे जो होते हैं उसमें मुवक्किल वकील जाते ही एकदम कोर्ट रूम के भीतर मैं देखता हूँ पेशकार को एकदम ओपनली पैसा देते, रिकॉर्ड निकालना है एकदम ओपनली पैसा देते। हर वो लोग जो है वो जैसे मालूम होता है कि पहले वो उसके बाद बिल्कुल दस्तूर हाँ, वो नियम बन चुका है, एक अलिखित नियम है जिससे सब लोग के नॉलेज में है, कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है। सारे कोर्ट में सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन सीसीटीवी का एंगल इस ढंग से फिक्स है कि वो चीज़ रिकॉर्ड कहीं नहीं हो सकता है जी। इसमें कहीं कोई अगर हाँ होता भी होगा तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। और लोअर कोर्ट में तो स्थिति बद से बदतर है। दस्तूर है, दस्तूर को पूरा करके आइए तो पहले जो है सो एक्जीक्यूटिव साइड की स्थिति बहुत बदतर थी करप्शन के मामले में। लेकिन वकील साहब बुरा मत मानिएगा, मैं ये भी बात कह रहा हूँ अब मेरिट पर वकालत भी नहीं है, वकालत भी सेटिंग गेटिंग पर ही है। ये भी तो सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि अब जो है सो मेरिट पर आप अच्छे वकील नहीं हो सकते हैं। आप अच्छे वकील वही है कि आप कितना मैनेजमेंट में आप पारंगत हैं, कितना लोगों के साथ आपका संपर्क है, कितना आप जो है सो बटरिंग करने की कला जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब अभी एक सवाल के जवाब में उसमें एक बात ये मैं बोलूँगा कि जो सेटिंग गेटिंग वाले एडवोकेट हैं वो करप्ट ही ऑफिसर के यहाँ उनका संपर्क है, ईमानदार के यहाँ उनका क्यों नहीं चलता है? जो जज करप्ट नहीं है, जो ईमानदार हैं, उनके यहाँ उसका कुछ नहीं चलता है। तो जो सेटिंग गेटिंग का मतलब ही जो ऑर्डर पास करने वाले हैं, जो करप्ट हैं, उनके यहाँ सारे तरह का वकील का धंधा है। जो ईमानदार हैं उनके यहाँ सिर्फ योग्यता वाले लोगों का भारत में करप्शन बढ़ते जा रहा है। अभी 50% है, लेकिन आने वाले 10 वर्षों में यहाँ भी मोर देन 75% और 90% हो जाना है। अब एक बात और है, इसमें अभी हायर में आए थे उस समय अगर किसी अफसर के बारे में सुनते थे 90-95 की बात कर रहे हैं कि उसमें रेयर कभी सुनने में आता था कि किसी अफसर के बारे में कोई शिकायत है। आज रेयर सुनने में आता है कि कोई अफसर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने बात कही उससे इतर मैं थोड़ा बिहार के 20 सालों के बदलाव के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ कि ये नीतीश कुमार या बिहार का 20 साल बहुत बड़ा लंबा स्पैन होता है। 20 साल उसमें आप लोग क्या मानते हैं कि जितना काम वैशाली, हाजीपुर, बिहार, जितना काम 20 साल में होना चाहिए था उतना हुआ है या नहीं? प्रारंभ के 5 वर्ष में जो नीतीश जी के रिजिम का जो प्रारंभ का 5 वर्ष था उसमें सर्वाधिक काम हुआ। उसके बाद काम का अनुपात उनका निरंतर घटते चला गया और हम लोग जो अनुभव किए हैं कि विगत 10 वर्षों में कंप्लीट प्रशासन अफसर चलाते हैं, उस पर किसी भी नेता का कोई पकड़ नहीं है और कंप्लीट अफसर के हाथ में प्रशासन है और विकास का काम चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन करप्शन का अनुपात बहुत तेजी से बढ़ा है। धन्यवाद। देखिए, बिहार के तमाम कार्यक्रम आपने तमाम जिलों से मेरे देखे, उसमें नीतीश कुमार ने काम किया या नहीं किया उस पर सवाल उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। एक अंधा भी कहेगा कि नीतीश कुमार ने अपने बिहार के कार्यकाल में काम किया है, लेकिन साथ ही साथ अपने पीछे के 2 कार्यकाल में और खास करके ये 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें बहुत सारे लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि उनके करीबी अधिकारियों ने पूरे राज्य को चलाया
और इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार, इस पर कोई अंकुश बिहार में नहीं लग पाया। आप कुछ और कहना चाहते हैं? अभी बिहार में सर्वे का बहुत ज़्यादा हल्ला है। शायद ये बहुत ज्वलंत प्रश्न होगा मेरे हिसाब से। बिहार सरकार ने किया कि ठीक है, हम सर्वे का काम शुरू करेंगे। आप देख रहे होंगे कि बार बार समय को टाला जा रहा है। आप कभी हमारे अंचल कार्यालय जाइए, आप अगर वहाँ रजिस्टर 2 का पन्ना खोल के देखेंगे तो मेरा दावा है कि हमारे भारत के अच्छे से अच्छे एडवोकेट, जो सिविल नोइंग एडवोकेट हैं, वो भी उसको पढ़ के नहीं बता सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे कमाल बात क्या है कि अगर मान लीजिए खेसरा नंबर 1 का मूल रकबा सिर्फ दो डिसमल हो, तो आज के डेट में खेसरा नंबर 2 का जमाबंदी आपको 20 डिसमल का मिलेगा। इसके पीछे वजह यह है कि जो 2 डिसमल का खारिज होना चाहिए तब दाखिल होना चाहिए, तो खारिज हुआ नहीं, दाखिल होता चला गया। और आज जब सर्वे की प्रक्रिया जब सरकार शुरू करने जा रही है तो सरकार को समझ में आ रहा है शायद ये बात कि हमने कहाँ पे गलती की हुई है। बल्कि अगर सर्वे का कार्यक्रम नहीं ला करके नीतीश बाबू अगर ये करते कि पहले हम साल भर अपना होमवर्क करेंगे, हर एक हल्का में जाएंगे, समूह जो भी हमारे ये हैं उनसे। चुनाव आने वाला है तो आप कह रहे साल भर वहाँ इसी सब हो रहा था। मेरा कहना है इसी चुनाव की वजह से तो हमारा सर्वे टल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर सर्वे का अगर हमने कार्यक्रम जारी रखा और अगर हमने लोगों को कहा तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इतना लोग परेशान हो रहे हैं कि लोग खिलाफ, सर्वे के कारण लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि जो जमीन का सर्वे हो रहा है ना, खसरा खतौनी का स्पेशल सर्वे हो रहा है डिजिटलाइजेशन के लिए, इसलिए उसको शिथिल किया जा रहा है कि चुनाव के बाद उसको पूर्ण किया जाए, क्योंकि जनता का गुस्सा कहीं वोट पर न निकल जाए। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ा वैशाली के दूसरे इलाकों में चलता हूँ और अब बात कुछ खेती किसानी की। वैशाली हाजीपुर का जो इलाका है, इसके आसपास का इलाका केले की खेती के लिए, लीची की खेती के लिए, आम की खेती के लिए जाना जाता है। वैसे लीची तो मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन केले की खेती में हाजीपुर का कोई जोड़ नहीं है। मैं हाजीपुर के ग्रामीण इलाकों से गुजर रहा था, मैंने देखा, आप देखिए खुद ही, इतनी दूर तक सैकड़ों क्या न जाने कितनी दूर तक सिर्फ केले के खेत थे। मैंने कहा थोड़े केले के किसानों से बातचीत की जाए, 20 साल में उनकी दशा दिशा क्या बदली है, ये भी बताया जाए। केला तो ऐसा फल है जहाँ शायद ही किसी के घर, कोई घर ऐसा हो हिंदुस्तान में जो केला ना खाता हो। और मैं यहाँ पर जब आया तो बाबूजी, मैंने जब यहाँ लोगों से उतर के पता किया कि इतना केला दिख रहा है, इधर केले का अच्छा खेतीहर कौन है, तो उन्होंने आपके परिवार को बताया। आप लोग केला कितने बीघे या एकड़ में? 25 एकड़ में हम लोग का है। ये शुरू से? जी, शुरू से है। कितने साल से करते हैं? ये हमारे पुश्तैनी आ रहा है। बाबा भी किए, परबाबा भी किए, बाबूजी भी किए, हम भी किए। अब नयका जनरेशन में क्या करेगा न करेगा नहीं बता सकते हैं, सब अपना अपना धंधा में है। केले की खेती में कैसा फायदा है? फायदा पहले था लेकिन अब नहीं है। अब सरकार से कोई योजना हमको नहीं, हम लोगों को नहीं मिलता। कोई फायदा, कोई प्रोत्साहन न इस पर इंश्योरेंस है न कुछ है। गिर गया, सड़ गया, हमारा चला गया, उस पर कोई राहत नहीं है। सरकार के बीच में आया तो कंपनसेशन मिला, 1 साल मिला था 8-8 हजार रुपया हम लोगों को। उसके बाद कोई कंपनसेशन हम लोगों को नहीं। अरे नीतीश सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया कि नहीं 20 साल? ना खेती अति में केला में कुछ नहीं है। हाँ, अति में किया है, गेहूं में किए हैं, धान में किए हैं, इस सब में किया है, केला में कुछ नहीं किया है। कहीं से पता ले लीजिएगा, कहीं नहीं। किसान के लिए मतलब हर जगह तो केला होता नहीं है, लेकिन आपके लिए धान और गेहूं से फायदेमंद है केला? हाँ, फायदा है, ये है, फायदा है, ये है। अच्छा, इसमें फायदा है तो लागत जो है से समझिए कि पहले तो बहुत कम था, लेकिन अब 50% लागत है लेबर में। हम लोग बड़े शहर में, मान लीजिए छोटे बड़े शहर में आप कहीं भी जाइए, आज की तारीख में केला 60, 70, 80 रुपए दर्जन से कम नहीं है। जी। आपको कितना मिलता है? बाजार में मिलता है, हम लोगों को उतना नहीं मिलता है। हम लोगों के बहुत रेट हुआ तो एगो सिल्वर घौर हुआ तो 400 रुपया में बिका। वो जाकर के अपना 800 में बेच के 600 में बेचे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 400 में बिका, हमको 400 मिलेगा। और वो खुदरा में जो है से 80 रुपये बेचे, 100 रुपये दर्जन बेचे, लेकिन हमको मिलेगा 400 रुपया। कितने केले का?
एक घौर जो है ना, वो सिल्वर घौर है, उसको जो है से 400 रुपया मिलेगा। और में कितना आता है? एक घौर में देखिए ना, वो 15 हत्था, 14 हत्था, 12 हत्था यही आवेगा। और उसके बाद यहाँ होता है लगान पर 2 गो 75 हुआ, ऐसा 2 गो हुआ तो 1 के बराबर हुआ, 4 गो 74 हुआ तो 1 के बराबर हुआ। यही तो होता है। पहले फायदा था, अब उतना फायदा नहीं। अच्छा, एक बात, केले के बारे में, केले की खेती के बारे में कुछ दिलचस्प पहलू बताते हैं। हाँ। ये केला जो है, ये जैसे पेड़ है केले का, हाँ, इतना बड़ा, हाँ, ये कितना पुराना होगा? ये पुराना है, मतलब कि 6 महीना होगा, 6 महीना का है। 2 महीना के बाद फूटने लगेगा। हाँ। और उसके बाद 1-1.5 महीना के बाद घौर लेगा, कट जाएगा। हमको कोई बता रहा था, हाँ, कि केला लगाते हैं तो बाबा, हाँ, बेटा और पोता, ये क्या? हाँ, बस एक बीच में 3 ही गो रहता है। ये 3 हाँ। एगो बाबा रहेगा, एगो बाप रहेगा। जो कट गया है वो बाबा है। और उसके बाद पुत्र हो गया, उनका बेटा हो गया। हाँ, ये बेटा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, अब उनका पोता है। ये बेटा बड़ा हो गया। हाँ, अब हाँ, ये कटेगा तब तक उनका पोता तैयार हो जाएगा। ये पोता, हाँ, तो फिर ये पोता भी कट जाएगा। हाँ, फिर कट जाएगा तो देखिए यहाँ से उनका परपोता हो रहा है। परपोता हो रहा है। तो एक जैसे होगा से काट के हटा देंगे हम लोग। तो ये बाबा का कितना उम्र रहता है? बाबा का उम्र होता है साल भर में तैयार हो जाएंगे। 1 साल में तैयार हो जाएंगे। तो ये चक्र ऐसे ही चलता है? हाँ, ऐसे चक्र चलता है। एक में 3 लगाते हैं। 3 लगाते हैं, तो मतलब 3 साल चलता है। हाँ, यही प्रक्रिया है इसका। तो हल भी चलाते हैं? हाँ, हल चलाते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं। अभी पानी का सीजन है, यहाँ पर पानी एक बार पट गया है, अगला वाला में पट रहा है। 25 एकड़ केला से आप कितना बचा लेते हैं? पूछना तो नहीं चाहिए वैसे, बताने में भी कोई बात नहीं, क्योंकि खेती पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं है, वो कोई बात नहीं है। 25 एकड़ में लमसम समझिए ना, 12 एकड़ के हमको पैसा आवेगा। 12 एकड़ के जैसे सरकार लेबर ले लेगा, खाद ले लेगा, पानी ले लेगा, यही होगा। वही बचेगा से उसी में हम लोगों को बच्चा को पढ़ाना है, अपना भोजन करना है, आपसे आल गेल को देखना है, अथवा कुटुंब के न्योता पिहानी देखना है। सब हो जाता है। अब हो जाता है। कभी कभी आंधी पानी आया तो सुहा हो गया तो घर से लगाना होता है। यही तो प्रक्रिया है खेती का। अच्छा, आप जरा मुझे केले कई तरह के, एक जो लंबे वाले केले होते हैं जिसको नौगछिया केला कहते हैं ना, वो छोटा साइज में होता है। वो पेड़ छोटा होता है। वो नौगछिया का छोटा साइज होता है। अच्छा, हाँ। तो उसकी क्या खासियत है? उसके तो इधर हम लोग खेती नहीं करते हैं, लेकिन उधर वाले लोग बताते हैं कि वो भी ठीक है, साल में एक ही बार कटता है। और फिर नया ये जो सामने केला छोटा छोटा भी दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? ये अल्पान है, जिसको कहता है कि चंपा चिनिया, वही है। ये छोटा वाला है? छोटा वाला है। इसी में हर वैरायटी के फुट जाता है। मेहनत तक किया जाता है बराबर है, लेकिन कोनो में ओहर हो गया, कोनो में सीनियर हो गया। तो कितने तरह के केले हैं हम लोगों के पास? 3-4 गो है। तो 3-4 गो में जो है 2-3 गो जो है हम लोग खाने पीने के भेजाव आत्मा कुटुंब को के लिए रखे। अब जनरल जो है 2 ही रोपते हैं, वो चंपा चिनिया और बरसाइन, यही 2 हम लोग खेती करते हैं। मशहूर यहाँ पर यही है। ऐसे रोपने के लिए बतीसा रोपते हैं खाने पीने के भर, देसी चिनिया रोपते हैं खाने भर के, मालभोग रोपते हैं खाने पीने भर। यानी कितने तरह का केला आप बताए जा रहे हैं। हम लोग तो एक छोटा और एक बड़ा जो आता है, ज्यादातर वही देखने में आता है। देखिए, केले के अलग अलग तरह के प्रकार हैं, अभी छोटे भी हैं। और ये तो 12 महीने की खेती है बाबूजी? 12 महीने की खेती, 12 महीना। ये 3 महीना लैप्स करता है। कार्तिक के बाद जो है कार्तिक में कट जाएगा, छठ के समय कट जाएगा। उसका अगहन पूस माघ केला के प्रोडक्शन नहीं होता है, जाड़ा आ जाता है, इसका प्रोडक्शन ठप हो जाता है। उसके बाद फागुन से फिर ये केला देने लगता है, बीड़ देने लगता है फागुन से। अब एक बात बताइए, नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार का कामकाज किसानों के लिए कैसा रहा? ठीक है। ले दे करके लालू से तो अच्छा जरूर है। लालू के समय में तो कुछ नहीं था, लेकिन नीतीश में है, हर तरह से भी ठीक है। लेकिन हम लोगों को केला पर कोई सब्सिडी नहीं है।
किसी तरह की कि कोई ना, सहायता? कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। हाँ, एक बार आंधी ऊंधी पूरा समुच्चा केरा पथार पड़ गया था, तो आगे आया था उनका सर्वेयर, आकर के देख कर गया था। वो जो उन लोगों को उचित बुझाया से हम लोगों को दे दिए, उसी में हम लोगों को संतोष हुआ। उससे कुछ लेना देना नहीं, उससे ज़्यादा तो हमको जन वन में लाश उठाने में खर्चा हुआ है। ये हो जाता, खत्म हो जाता है तो इसको लेबर से काट करके हटवा करके जोड़ करवाने में, फिर रोपने में जो खर्चा होता है वो सब कुछ नहीं, कंपनसेशन में कुछ नहीं हुआ। आ जाए, लेबर का प्रॉब्लम कितना है? लोग कहते हैं कि बिहार में ज्यादातर लेबर तो बाहर चले गए। बाहर चले गए हैं, सही बात है, सही बात है। बिहार के लेबर बहुत बाहर चले गए, जो नहीं जाने वाले हैं, जो लोकल में हाजीपुर राजमिस्त्री में चले जाते हैं, लेबर में चले जाते हैं। खेती पर कोई नहीं है, ना हल जोतने वाला मिलता है, समस्या ये है, ना हल जोतने वाला मिलता है, न काम करने वाला मिलता है। अब हम लोग किसान आदमी 400 500 कहाँ से देने जाएंगे? हम लोग तो बहुत दे देंगे तो 300 रुपया देंगे। 100 और बढ़ाइए। अरे हमको जरूरी होगा तो 400 दे देंगे, देवो करते हैं। धान गेहूं वाला तो नहीं दे पाएगा, लेकिन परमानेंट हम लोग भी नहीं। धान गेहूं वाला तो नहीं दे पाएगा। नहीं, वो तो सीजनल है। अपना काटा रोपा गया, चैत में कटा गया, बोझा बना गया, दौनी हो गया, काम खत्म है। उनका यही है, लेकिन हम लोगों को तो 12 मास काम है। अच्छा, लीची, आम और केला में फायदेमंद कौन है? देखिए, केला में लीची आम से अच्छा फायदा है, लेकिन लेबर प्रॉब्लम के कारण हम लोग जैसे केला के खेत में लीची आम रोप रहे हैं, और रोप दिए हैं और रोप भी रहे हैं अभी तक। उसमें लेबर कम है। लेबर कम है, उसमें साल में एक गुल तमनी करवा दीजिए, पानी पटवा दीजिए, काम खत्म है। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं वैशाली हाजीपुर के दूसरे इलाके में चलता हूँ। देखिए, बिहार का अपना सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक इतिहास है। मैंने आपको कई बार कहा कि बिहार की भूमि सारे धर्मों को मानने वालों के लिए एक पुण्य भूमि के तौर पर है। हिंदू धर्म के लिए, इस्लाम के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए, सिखों के लिए पटना साहिब है। और बिहार के बहुत सारे जिलों में आप जाएंगे तो आपको जैन धर्म के मंदिर, आपको धर्मशालाएं, कॉलेज, स्कूल मिल जाएंगे। इसी तरह बौद्धों के स्तूप मैंने आपको कई जिलों में दिखाया। वैशाली में भी बौद्धों के स्तूप और बौद्धों की जगह आपको मिल जाएगी। और बोध गया के बारे में कहना ही क्या है। मैं हाजीपुर से कोई 40 किलोमीटर दूर वैशाली में आया हूं और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। और आप देखिए, यहाँ पर ये बड़ा जैन मंदिर भगवान महावीर के जन्म स्थल पर बना हुआ है। यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, एक बहुत बड़ा कैंपस है और यहाँ पर यहाँ निर्माण कार्य होते रहता है। जैन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही, आप समझ ही सकते हैं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जैन धर्म में क्या महत्व है। और यहाँ वैशाली, चूंकि मैं आया था तो मैंने सोचा बौद्धों का भी, इस वैशाली के आसपास के इलाकों में आप जब जाएंगे तो बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े आपको बहुत तीर्थ स्थान मिल जाएंगे। मैं वैशाली आया था तो मैंने सोचा थोड़ा ये भी आपको दिखा दूं। अब थोड़ा यहाँ वैशाली के बिल्कुल आम लोगों से बातचीत करता हूँ। तो अब मैं वैशाली में, हाजीपुर से दूर, वैशाली महावीर का जन्म स्थान दिखा दिया। अब एक चाय की दुकान पे कुछ लोग, बिल्कुल आम लोग जो बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ माहौल क्या है मैं जानने की कोशिश करता हूँ। समाज के हर तबके, हर जगह जाने में और लोगों की राय आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह हुआ, ग्राम बासुकुंड, पूर्व विसूत्री अध्यक्ष सरैया। विसूत्री अध्यक्ष मतलब? मैंने विसूत्री अध्यक्ष थे हम लोग। कांग्रेस का है ना, जो विसूत्री बना था राहुल गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, उस समय के हम लोग जो है। तो अभी भी कांग्रेस में है कि छोड़ दिया? हम कांग्रेस में हैं। है लोग बिहार में कांग्रेस में? हाँ, तो कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ये कहाँ नहीं है। थोड़ा सा गठबंधन के वजह से सीट के न मिलने के कारण थोड़ा सा संगठन पर असर पड़ रहा है, लेकिन संगठन तो सब जगह है कांग्रेस का। कुछ उम्मीद बहुत है। अगर गठबंधन मिल करके ढंग से लड़ेगा तो बिहार की स्थिति हमकी सुदृढ़ हो जाएगी। नीतीश कुमार के 20 साल के शासन पे क्या कहते हैं? अंदर शासन तो था, लेकिन इधर जो है सो बहुत गड़बड़ सरबड़ हो गया। अब शासन के लायक नहीं है। अब थोड़ा सा सौंपना चाहिए उनको, दूसरे लोगों को,
कि थोड़ा सा बहुत कमजोर स्थिति में है। आजकल के उनके वीडियो जो बीच बीच में आ रहे हैं उसके हिसाब से कह रहे हैं कि शासन पे पकड़ या पार्टी पे पकड़ के लिए। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, महंगाई का सवाल है, नीचे स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, अंचल स्तर पर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि रात दिन नवयुवक बिहार का उसी में लगा हुआ है। कभी ये काम करिए, कभी ये काम करिए, बहुत बड़ी परेशानी है। इसलिए लोगों में मैंने लोग जो है सो मैंने संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं इस बार। अच्छा, अभी मैं गया था महावीर जी के जन्मस्थली पर, नया रोड बन रहा है, तो ये रोड पहले से है या महावीर जयंती आने वाली है? जब महावीर जयंती होता है तब रोड बन, तब रोड जो है खुद चिकन लोग कर देता है। भगवान 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर यहीं पर जन्म लिए थे और हम उसके लैंड डोनर हैं उसमें, और देश दुनिया का लोग इस धरती को आके नमन करता है। ये धरती साधारण नहीं है। अब मेला वैशाली महोत्सव होता था, तो इस सरकार में महोत्सव को तो मृत प्राय लोग बना दिया। ये वैशाली महोत्सव महावीर के जन्म उत्सव के नाम पर होता है। ये आज से नहीं, बरसों से भगवान महावीर के नाम पर ये जयंती मनाई जाती थी। उस जयंती को ये लोग खत्म कर दिया, मृत प्राय कर दिया। और वैशाली डेमोक्रेसी जनतंत्र की धरती है वैशाली। 2500 साल यहीं का रोशनी नालंदा, राजगिरी, पावापुरी को जाता है और वैशाली को नन वैलेंट्री में। अभी रघुवंश बाबू यहाँ के सांसद हुआ करते थे। जितना ये डेवलपमेंट आप देख रहे हैं सब उन्हीं का किया हुआ है, सारा काम। और यहाँ जो भगवान की अस्थि कलश, जो 8वां हिस्सा, जो भगवान बुद्ध का जो 8वां हिस्सा था, वो वैशाली उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, उनकी अस्थियां यही कहते हैं स्तूप में है। हाँ, उसके लिए बरसों तक हम लोग लड़ाई लड़े। वो अस्थि जो है सो मुख्यमंत्री जी ध दिए पटना बांकेपुर जेल में। जब हम लोग आंदोलन किया तो उस आंदोलन के दौरान 4 दिनों तक मुख्यमंत्री जी ने यहाँ वैशाली का प्रवास किया और रघुवंश बाबू केसरिया से आए और सारा आंदोलन जो है सो चारों तरफ से अनशन दुनिया जहान। तब लास्ट में जाकर उन्होंने कहा कि ये वैशाली का है, वैशाली के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये सड़क वड़ा की ये बिजली उजली, अभी भी बिजली है, देखिए हर तरफ सड़क बिजली तो अब बिहार में हर जगह होगी। हर जगह है, हर जगह है। पहले से भी काम हुआ है, पहले से भी काम हुआ है। इनके समय क्या नहीं हुआ है आपके हिसाब? पहले से तो बहुत काम हुआ है, पहले से बहुत काम हुआ है। अब रिपेयरिंग हो रहा है, अब रिपेयरिंग हो रहा है। साधारण काम नहीं हुआ है बिहार में पहले से। देखिए, मैं तो हर तरफ जाता रहता हूँ, हर तरफ, गांव में, शहरों में, हर तरफ। ये कहने वाला तो कोई नहीं मिलता कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, लेकिन ये कहने वाले भी हैं कि पहले कार्यकाल में उनका काम था, बाद में वो इधर ही उधर रह गया। 20 साल के हिसाब से नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो स्पीड नहीं है। भले ही पद यात्रा हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो होना चाहिए उसमें एक्टिविटी नहीं है। आपका नाम क्या है? सरोज कुमार कुशवाहा। सरोज जी, आप क्या करते हैं? हम तो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और जीविका में ऐसे हम बुक कीपर पद पर कार्य कर रहे हैं। जीविका में लेखापाल के पद पर कार्य कर रहे हैं। जीविका मतलब? जीविका गरीबी उन्मूलन पर जो है विश्व बैंक के द्वारा चलाया हुआ संस्था है, उसी में काम करते हैं। तनख्वाह मिलती है? मिलती है, लेकिन संतोषजनक नहीं मिलती है, मजदूरी के हिसाब से भी कम है। कितनी मिलती है आपको? 1120 रुपया एक ग्राम संगठन का मिलता है, जिसमें एक दिन हम मीटिंग कराते हैं। और उसके अलावे अभी तो ऐसा हो गया है कि माने एक ग्राम संगठन में जैसे कि हम 1120 मिलता है, उसमें काम 5 दिन समझिए करना पड़ रहा है। तो हमारे मजदूरी के हिसाब से भी अभी काम। तो कितना ग्राम संगठन आपके रहता है? जैसे कि हम 7 ग्राम संगठन का काम करते हैं, ठीक है, 8000 के आसपास जी। लेकिन ग्राम संगठन का उसमें। और ये 8000 कब से मिल रहा है आपको? 8000 हमें लगभग साल भर से मिल रहा है, लेकिन 8000 वो नहीं मिलता है। उसमें भी जो है कि परियोजना जो है कि 700
20 रुपये देती है, 500 रुपये का आता है कि ग्राम संघवा जब गरीबी उन्मूलन का है तो जीविका दीदी 500 रुपये यदि देगी तभी हमें वो मिलेगा। यदि जीविका दीदी नहीं देती है अपने तरफ से तो हमें वो नहीं मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि जो भी देते हैं परियोजना दे। जीविका दीदी जब गरीबी के लिए हम लोग अगर काम कर रहे हैं, गरीब दीदी को अगर हम कहेंगे 500 रुपया देने के लिए कि हमारा मजदूरी, तो क्या वो दे पाएगी? नहीं दे पाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को वही काम करे कि एक मानदेय फिक्स कर दे जो कि परियोजना ही क्लियर दे। आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है? हमारा गांव यही है, अभूचकी है। आपके गांव में आपकी उम्र के लोग हैं या ज़्यादातर लोग गांव से बाहर चले गए? यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर ही हैं। कुछ लोग ड्राइवरी कर रहे हैं, कुछ लोग अपना फैक्ट्री वगैरह में अलग में काम कर रहे हैं। ये बिहार में या कहीं और? बिहार से बाहर भी, कुछ लोग गुजरात है, कुछ लोग अपना ये दिल्ली में है। अब आपकी उम्र क्या है? मेरा हो गया अभी 46। अरे यार जवान लग रहे हो। ये जो है सर वही रियलिटी में बताऊंगा ना। तो ये 20 साल के नीतीश कुमार के शासन को आप कैसा मानते हो? हम सर विशेष राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन शासन में जो है कि पिछले इलेक्शन में भी जैसा उनका माने सोच था कि वो उन्होंने जो बताया कि जीविका के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, हम लोगों के लिए वो कुछ किए नहीं। यानी कि हम जब जीविका पर आश्रित है, जीविका में हम कार्य करते हैं, हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। अगर वो नीतीश कुमार जो बोले थे वो हम लोगों को पूरा नहीं किए। अरे अपनी छोड़ो और पूरा मिला जुला करके ही तो बोल रहे हैं सर कि जीविका के लिए तो मेरे पर्सनल मेरे लिए नहीं ना हुआ। और हर एक मिनट नीतीश कुमार जी का शासन काल के देखिए। शासन काल के बताइए। शासन काल तो वही 5 साल अच्छा इनका चला। हम लोग जानते हैं कि 5 साल अच्छा से चलाए, उसके बाद में तो इधर उधर बदलते रह गए। कभी आरजेडी से मिल, लालू प्रसाद से मिल करके सरकार बनाते थे, कभी इधर बीजेपी से मिल करके सरकार बनाते थे, कभी जीतन राम मांझी से मिलकर सरकार बना। अरे आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहेंगे। हाँ, बीजेपी के साथ है हम लोग। अच्छा, नीतीश जी बीजेपी के साथ रहते हैं तो ठीक करते हैं कि बीजेपी के साथ जाते हैं या लालू जी के साथ? नहीं, बीजेपी के ही साथ रहते हैं तो ठीक होता है, इसलिए कि बीजेपी का सरकार दिल्ली में है और वहाँ से सपोर्ट मिलता है तो बिहार का कुछ विकास काम होता है। और जब नहीं मिल करके चलेंगे तो विकास होगा ही नहीं बिहार का। आप क्या मानते हो भैया? अस्थिर नहीं रहने के कारण तब विकास धूमिल हुआ। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, अस्थिरता नहीं रही। हाँ जी, आप भी बताओ यार कुछ। आप क्या करते हो और आपका क्या विचार? हम ड्राइवर हैं। कोई बात नहीं, हम गाड़ी चलाते हैं। अब रही बात शासनकाल की, तो इनका जो शासनकाल है इसमें अभी हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा करप्शन ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो भी था अच्छे ड्राइविंग लाइसेंस में बड़ा पैसा लग रहा है जी। हम लोग को तो बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है, ड्राइवर आदमी को तो बहुत ज़्यादा लूटा है। चाहे जिसका सरकार हो, केंद्र से लेकर यहाँ तक, ड्राइवर के लिए कभी कुछ कोई सोचा ही नहीं। इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। ड्राइवर के लिए आज तक तो कुछ हुआ नहीं। उसको तो हेड दृष्टि से ही देखा जाता है कहीं भी। अरे नहीं यार, हर काम यार, विदेशों में बहुत पढ़े लिखे लोग गाड़ी चला रहे हैं। विदेश में चला रहे हैं, वहाँ पे मान्यता है। चोरी चमारी, चोरी चकारी करने से अच्छा तो मेहनत से काम आदमी का रीढ़ का हड्डी ड्राइवर है। रीढ़ का हड्डी है, वही तो अर्थव्यवस्था संभालता है। लेकिन उसके लिए कुछ नहीं सोचा जाता है, उसको हेड दृष्टि से देखा जाता है। चले देखिए एक और आगे नेताजी। अभी नेता नहीं है। नहीं, क्या करते हैं? अरे बताइए क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? कुछ नहीं, खेती करते। खेती के लिए, किसानों के लिए नीतीश जी ने क्या किया? नीतीश जी से तो छूट है। हाँ? हम लोग दारू शराब पीने वाले आदमी हैं। वो तो जैसे जो दारुए बंद कर दिए, अब उसका जो जितना जो कमीशन आता है उनके पल में जाता है। तो कह रहे हैं कि मिलने पर मिल जाती है इधर उधर से हैं? वो तो पहले था कहीं कहीं, जैसे चौक चौराहा पर वहाँ कहीं कहीं जाकर के पीना पड़ता था। अभी तो होम डिलीवरी है, फोन कीजिए चला गया घर पर। तब तो आपके लिए अच्छा ही है। वो तो ठीक है, लेकिन पैसा बेसी लेकिन धरा भी जाएंगे। पैसा ना, कुछ धरा सब कुछ नहीं है। अथी होम डिलीवरी है, लेकिन अरे खराब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पुलिस पकड़ ले जाएगी। नहीं, ठीक है,
बिना पिए हुए हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, अभी भी लगातार पा रहे हैं। लगातार। ये नई स्टडी आई है, एक बूंद शराब भी जिंदगी के लिए बहुत हानिकारक है। और आखिर आर्मी लोगों को क्यों पिलाया जाता है? सेना पर लड़ने के वो लिए। खैर आप जैसे लोगों का शाम हो ही गई है, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे इस बात के साथ कि एक बूंद शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और आप भी इस बात को रखिए, कोई तर्क मैं सुनने वाला नहीं हूँ। आज बस इतना ही। को पावर्ड बाय क्विक पेन रिलीविंग ऑयल, दर्द से जल्द राहत। प्रतीक ग्रुप।